बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे से कांटेक्ट करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा करते हैं, समझते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना, सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। लिहाजा दिल अपना छोटा नहीं करना और इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अभी जब आपने आगे आगे जैसे जैसे चलते जाना है ना, तो ये बेसिक आगे आगे आती जानी है, इन्हांस फॉर्म। और जब इनकी इन्हांस फॉर्म आएगी ना, तो आप कहोगे पता नहीं सर ने ये कैसे कर दी है। तो इसलिए ये बेसिक्स जो है ना, ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पीछे जो डेफिनेशंस वाले 2 लेक्चर्स थे उनको भी आपने अंडरस्टैंड करके रखना है। लेकिन आज से हमने प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया है। इसका प्रॉपर जो मतलब इक्वेशन और एग्जांपल्स जो है ना, उनको हमने सॉल्व करना शुरू करना है। एंड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा भी, ताकि आप लोग खुद भी करें। पता क्या, मैथ जो है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितनी देर तक आपने अपने हाथ से नहीं ना सॉल्व करना, ये नहीं समझ आता है। ठीक है ना। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको मेरे ख्याल से अपने हाथ से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है काफ़ी लेट हो गया है, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। आज हमने सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स, उसका हमने मेथड जो है ना वो आज हमने देखना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स और कॉमा y1 इज इक्वल टू 2। अब ये जो y1 इज इक्वल टू 2 है ना, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है और इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये किसी ने नहीं बताएगा कोई भी कि ये क्या है, लेकिन ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके, अब ज़रा चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने सिंपल सा काम क्या किया कि हम x को इस साइड पे ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ और इसको इधर ले आए। यहाँ पर यही काम हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने x वालों को x वाले के साथ ले आए और y वालों को y वाले के साथ ले आए। मतलब y को इधर ले आए और x को हमने उठाया और इस साइड पे ले आए। तो इस स्टेप में हमने यही किया, क्योंकि वाई स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ आकर डिवाइड होगा। ओके हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना नई, वो ये वाली बनी, दिस इज इक्वेशन। ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास बन। अब हमने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, लिखा जी इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड मतलब इधर भी इंटीग्रेशन कर दी और इधर भी इंटीग्रेशन कर दी। तो यहाँ पर यही सिंबल नीचे हमने शो किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ज़हन नशीन कर लेनी है ताकि आगे आपको आए और आपको इशू ना हो। ये जो एरो सा बना हुआ है ना, ये जो डबल एरो है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेप है ना, इसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है ना, नीचे नहीं आ जाना। इस एरो का मतलब ये है कि ये वाला स्टेप जो है ना, इस स्टेप के बाद डबल टिक वाला स्टेप आएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद ज़रा हमें थोड़ा सा ये आइडिया है कि जी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आता है, ये तो हमें पता है ना। तो मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर ले लिया और बाकी एज इट इज लिख दिया। अब 2 स्क्वायर के दरमियान में माइनस आ रहा, तो हमें फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पर यही काम किया।
ठीक हो गया, और 1/x एज इट इज़ ही हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो एक फंक्शन बन रहा है ना, ये वाला फंक्शन, इसको हमने सॉल्व करना है। ये हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन में आएगा, कुछ में नहीं आएगा। इसको हमने सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है, जिसमें हम एक पूरी वैल्यू को एक साइड पे रखते हैं और ए के ओवर ये वाली वैल्यू कर देते हैं एक वैल्यू, और प्लस बी के ओवर दूसरी वैल्यू कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही काम किया, ए ओवर a+1 प्लस बी ओवर y+y-1 मल्टीप्लाई बोथ साइड किया y+1 इंटू y-1 के। तो आपके पास जो इक्वेशंस बन गई वो कुछ ये बनी है इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू y इंटू y-1 प्लस b इंटू y+1, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ओके हो गया। अब हमने क्या किया कि हम सबसे पहले इस वाले फैक्टर को ले लेते हैं, या आप y-1 वाले फैक्टर को ले लें, आपकी मर्ज़ी है, लेना दोनों की है, लेकिन पहले जिसको मर्ज़ी ले लें। मैंने यहाँ पर y+1 इज इक्वल टू 0 किया और y इज इक्वल टू -1 आ गया। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू जो है ना वो a इज इक्वल टू -1/2 आ गई। ठीक हो गया, ये a की वैल्यू निकला। इसी तरह ही अब मैंने y-1 इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो b की वैल्यू मेरे पास 1/2 निकल है। तो प्लस माइनस की गलती हो जाए तो उसको देख लीजिएगा खुद ही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं तो इनको सॉल्व करना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारे पास जो रिलेशन बना था पार्शियल फ्रैक्शन वाले स्टेप का, वो यही था ना, यहाँ पर a आ रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पर b आ रहा था। तो हमने सिंपल सी वैल्यू उनकी पुट कर दी, पुट की, और -1/2 y+1 हो गया प्लस 1/2 y-1 हो गया। अब हमने इस सारी चीज़ को उठाना है और इंटीग्रेशन वाले स्टेप में वापस ले जाना है। वही काम किया है मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन वाले स्टेप में ले आया हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्म हमारे पास मौजूद है ना, ये वाली फॉर्म, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली है हमने, ऐसा ही किया है ना। ठीक हो गया। अब ज़रा जनाबे वाला इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने। वो कुछ यूं है कि जी सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है कि कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है आपसे। वैल्यूज़ पुट की, 1/2 जो है -1/2 हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन कर दी इधर, प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दी। अब हमारे पास जो हमें पता है जी, जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल नीचे पड़ा होता है और उसकी इंटीग्रेशन, उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो हमारे पास ऊपर मौजूद हो, तो हम उसको ln की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया जी, ln y+1 प्लस 1/2 ln y-1 इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। अच्छा, अब ज़रा ये समझना है, ये ln c क्यों लिखा है। जब आपके पास इंटीग्रेशन के बाद जो स्टेप आ रहा है उसमें सारा लॉगरिथम होगा, तो आपने सिंपल c को नहीं लेना, ये गलत है, इसको नहीं लेना है। ले भी सकते हैं, सवाल गलत नहीं करेंगे, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। आपने ln c लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। 9th की बुक में हमने लॉगरिथम पढ़ा हुआ था, वहाँ से सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है लॉग के साथ, उसको हम पावर बना देते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया कि मैंने -1/2 को पावर ले लिया और 1/2 को मैंने पावर बना दिया। ओके हो गया यहाँ तक। और ln x प्लस ln c एज इट है। ln x जो है ना वो इसकी इंटीग्रेशन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल मैं डालना भूल गया हूँ, ये डाल लीजिए, ठीक है। ln x जो है ना वो 1/x की इंटीग्रेशन है ln x। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग की, तो उनको हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो अगर ऐड करके लिख सकते हैं तो उनको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की सिंपल सा काम।
अब ln यहाँ से और ये वाला ln कॉमन लिया और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? पीछे हमारे पास बच गया जनाबे वाला y+1 की पावर -1/2 है। इसको मैं बटे के नीचे ले गया यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ पर ले गया तो ये प्लस हो गई और ऊपर y-1 की पावर 1/2 इंटू एक्स ऑफ सी, एक्स इंटू सी आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वैल्यू को हमने यूज़ करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी? y(1) = 2 है, तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 के। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया हुआ था कि x हमारे पास कैसे आया है। तो x हमारे पास 1 आ गया और y किसके इक्वल आ गया? 2 के आ गया। इस इक्वेशन में जहाँ पर y है वहाँ पर 2 और जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देना। नीचे स्टेप में यही काम किया हुआ है। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास c की वैल्यू जो है ना, c = 1/3 निकल आई। अब ये c की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है? c की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इक्वेशन 2 में। ठीक हो गया जी। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास y-1 की पावर 1/2 और यहाँ पे y+1 की पावर माइनस नहीं, सॉरी ये प्लस आना है, इसको आपने प्लस कर लेना है। ये थोड़ा सा मेरे से हो गई है गलती कि ये 1+1 प्लस है क्योंकि ऊपर से नीचे आ गई तो ये प्लस आ जाएगी। ठीक है, और इसका अंडर रूट यहाँ पर इस स्टेप में कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x/3 ये वाला स्टेप। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू निकल आई। इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल हमारे पास क्या होता है, इसको ज़रा समझ लेना है। जो वैल्यू कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल जो है ना वो हमारे पास ये है कि ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी ना, इसको आपने ऊपर ले जाकर प्लस कर देना है, यहाँ पर जैसे मैंने प्लस किया हुआ, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ भी यही काम किया मैंने। ठीक हो गया जी। अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे उसने क्या किया हुआ है। आगे हमने इसके प्लस माइनस को खोल के इनकी वैल्यूज़ को ख़त्म किया तो हमारे पास y जो है वो इक्वल टू -y आ गया x² + 3 ओवर x² - 3। अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया है। डिवाइड बोथ साइड बाय -1। जब आपने डिवाइड किया तो ये -1 माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। इधर जो है हमारे पास नीचे माइनस, इसको हमने इस नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कुछ आ गया y = 3 + x² ओवर 3 - x²। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब ज़रा देखिए हमने इसमें किया क्या, ये तो हमने सॉल्व भी किया है। ज़रा मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर वापस लेकर चलता हूँ। यहाँ पर y है ना हमारे पास, ज़रा क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें ये देखें कि x और y दोनों एक साइड पे आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है ना, ये देख रहे हैं। तो y को हमने सेपरेट कर लिया है, ये सेपरेबल फॉर्म है जो हमारे पास। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन ईजी हो जाएगा काम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल है dy/dt = 1 + 1/y²। सिंपल सा काम किया हमने, y² को एलसीएम लिया तो ऊपर आपके पास y² + 1 आ गया। y² को दूसरी तरफ ले गया और dt को इस तरफ ले आए। ठीक है ना, ज़रा चिली पाए जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में जिसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लें। ठीक है ना, आसान अल्फाज में हम इसको जब मैं पढ़ता था तब तो कहते थे चिली पाए ज़रब।
ठीक है ना। अब पता नहीं ये कौन सी थी, ठीक है ना, तो वो किया। फिर हमने क्या किया, डी टी को रहने दिया, वाई वालों को एक साइड पे ले गए, वाई वाले डी वाई की साइड पे आ गए, डी टी का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डी टी अकेला रह गया। इंटीग्रेट किया बोथ साइड पे, ठीक है ना। तो जब इसका कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वो 1 होगा, ठीक है ना, तो वो 1 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, प्रॉपर नहीं पड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने +1 को ऐड भी किया और -1 भी कर दिया, +1 भी किया और -1 भी कर दिया। जब हमने +1 किया और -1 भी किया तो इनको हमने सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया। मतलब वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 एक कर दिया, -1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने दूसरा बना लिया, और इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास टी आ गई प्लस सी आ गई। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और सिंपल सी बात है कि जी जो जब कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास क्या बचा, 1। यहाँ पे इस स्टेप पे इंटीग्रल ऑफ 1 डी वाई, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा जी, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस मतलब बाहर था, 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो सकता है ना, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख लिया। जस्ट आपको बताने के लिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 ओवर ए, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर यही फॉर्म बन रही है ना जो फॉर्मूले वाली है, तो हमने सिंपल सा काम किया कि फॉर्मूला लगा दिया यहाँ। जब हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ये निकले। अब y वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे आ गई और t वाली एक साइड पे आ गई, ये है जी सेपरेबल फॉर्म। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, कहता है जी 1 ओवर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस वाई डी एक्स को दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास वाई डी एक्स आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने y को इधर ला के, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर दिया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दिया। इस स्टेप में यही काम किया, ठीक हो गया जी ये वाले स्टेप में। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन डाल दी, सिंपल सा काम किया कि हमारे पास ये ln बन रहा है, लॉगरिथम बन रहा है, और ये भी हमारे पास ln की वैल्यू बन रही है। तो मैंने यहाँ पर ln c लिख दिया, यहाँ पर ln c लिखा हुआ है। इसको इनकी वैल्यूज़ को मतलब इनकी इंटीग्रेशन जो थी ln y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स प्लस ln c, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की, मेरे ख्याल से आज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दी हुई है प्रॉपर्टी, और इसको कैसे ln आया वो भी बताया हुआ। तो सिंपल हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स सी आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो पीछे मैंने लिखा था ना कि tan इनवर्स वाला, ये वही फार्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इनिशियल वैल्यू जो है ना हमारे पास y इंटू 0 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है हमारे पास, मतलब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब हमने क्या काम किया हमने सिंपल सा काम किया कि यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वेयर एक ले लिया, और यहाँ से वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वेयर बच गया। और हमने 1 प्लस टी स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा जी, 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, डी वाई ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो इस टी वाली को दूसरी तरफ लेकर आए, मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। तो डी वाई इज इक्वल टू 1 टी स्क्वेयर इंटू 1 वाई स्क्वेयर डी टी आ गया। वाई वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे और टी वाली को इसी तरफ ही रहने देंगे। इस स्टेप में यही काम किया हुआ है, और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ठीक हो गया जी। अब ज़रा हमने इंटीग्रेट किया तो आपको पता है, ये अभी आप पीछे फार्मूला पढ़ के आए हो इसका, ठीक है ना। तो आपने वो फार्मूला पुट किया,
सिंपल सा काम किया कि उसको जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास tan इनवर्स y ही निकलेगा। क्वेश्चन लंबा बहुत हो जाना, वीडियो बहुत लंबी हो जानी, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया हूँ, स्पीड तेज़ कर दिया मैंने। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हमने खोल दी, 1 के साथ अलहदा लिख दी और टी स्क्वायर के साथ अलहदा लिख दी। और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं और उसी के साथ ही हम पावर +1 के साथ ही हम डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, उसने हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पुट की तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू में जो t है हमारे पास, अब फंक्शन t का चल रहा है, x का नहीं चल रहा, तो यहाँ पर t = 0 है और y = 1 है। सिंपल सा काम है कि हमने वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास c की वैल्यू π/4 आ गई। अब इस π/4 को हमने इक्वेशन में पुट करना है, कौन सी वाली में, ये इक्वेशन 1 जो है इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेपरेबल फॉर्म y की निकल आएगी, मतलब t वाले सारे एक साइड पे हो गए हैं और y जो है वो एक साइड पे रह गए। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे आया था कांस्टेंट सॉल्यूशन। वी कैन फाइंड कांस्टेंट सॉल्यूशन बाय पुटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर्स इक्वल टू 0। constant solution, we can find constant solution by putting a dependent variable factor equal to 0। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, उसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन देगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये देखते हैं हम, dy/dx = y² - 1 / x। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का फैक्टर हमारे पास क्या है, y आ रहा है ना, ऊपर वाली वैल्यू जो है y² - 1, इसको हमने इक्वल टू 0 किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये कांस्टेंट सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें कांस्टेंट सॉल्यूशन में एक माइनस किया है, एक पॉजिटिव किया है, तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो √ की जो मतलब वो भी एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है और प्लस वाला भी कांस्टेंट सॉल्यूशन है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5। ये वैल्यू हमें उसने दी हुई है, इसको हमने इसका सेपरेबल फॉर्म जो है ना वो बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कांस्टेंट सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको dy/dx की फॉर्म में लेकर गए। ठीक है, यहाँ पर ये देखें dy/dx की फॉर्म में ले आए हैं। अब कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि जी हमारे पास जो y की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y वाला आ रहा है ना, तो जहाँ जहाँ y की वैल्यू है उसको हमने इक्वल टू 0 कर लेना है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट सॉल्यूशन इसका y = 0 निकल आया। पेपर में वो आपसे पूछ भी सकता है फाइंड द कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो वो यहाँ तक होगा। ठीक है ना। अब अगर वो आपको एक क्वेश्चन देता है, वो कहता है सेपरेबल द सेपरेट करें इसको, इस फॉर्म को सेपरेबल फॉर्म को करें, तो और आपने साथ में उसका जो है ना फाइंड आउट करना है कांस्टेंट सॉल्यूशन भी। तो सबसे पहले सबसे पहले आपने कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना और फिर उसको आगे लेकर चलना है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आगे इस स्टेप के ऊपर हम कांस्टेंट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर ली है, अब इस स्टेप पे आ गए, पहले वाले पे वही काम किया, dy और dx वालों को अलग-अलग सेपरेट कर लिया, फिर इनको सिंप्लीफाई किया तो y² और y⁴ आपस में कट गया। ठीक है ना, तो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है ये बाकी बच गया। इसको इंटीग्रेट किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन की हमने। इंटीग्रेशन में हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इस वाले फंक्शन की हम ज़रा इंटीग्रेशन करते हैं। पहले इसको हमने करना है पावर रूल के साथ इंटीग्रेट। तो पावर रूल हमारे पास जो होता है ना वो x फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस ये बड़ी इंटीग्रेशन, इसको समझ लें। यहाँ पर ये जो 1 आया ना, ये 1 ये फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर आ गया है इंटू dx। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया, x
e⁻³ माइनस 1/3 बाहर कॉमन ले आए और e⁻³ की हमने इंटीग्रेशन कर ली और ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब हमने इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है जहाँ से हमने इसकी इंटीग्रेशन को उठाया था। ये आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो आंसर जो थी वैल्यू वो थी 1/y²। इसको हम ऊपर ले गए तो 1/y⁻² आ गया और 1/y⁴ इसको ऊपर ले गए तो y⁻⁻4 आ गया। सिंप्लीफाई किया, इनकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास कुछ रिलेशन ये वाला बन गया, दिस वन, ये रिलेशन हमारे पास बन गया। सिंपल सा काम है, इसकी आप सिंप्लीफिकेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप की हुई है, आप देख भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर जो है ना वो ये निकल आया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने किया हुआ है, इसमें कोई स्टेप स्किप नहीं किया हुआ, इसलिए मैं इसको बोलने में स्किप कर गया हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब हमारे पास उसने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, y इंटू 0 इज इक्वल टू 1 है और y(0) इज इक्वल टू 1.01 है। काम वही करना है, हमने इस वाली वैल्यू को उठाकर हमने इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो हमने इसका कांस्टेंट वैल्यू सोल्यूशन फाइंड आउट किया, तो y हमारे पास 1 आ गया, मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक हो गया। अब वही काम किया कि जी ज़रब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास c की वैल्यू का ये रिलेशन निकला है। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दो दी हुई हैं, उसने एक 1 दी हुई है और एक 1.01 दी हुई है। तो हमने पहले 1 वाली वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो c का आंसर आया वो आया -∞, ठीक हो गया। अब -∞ को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये x -∞ इज इक्वल टू -∞ आता है, मतलब x को एक माइनर सी वैल्यू है जिसको आप इन्फिनिटी से निकाल रहे हो, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं ना पड़ेगा, तो वो माइनस ही रहेगी। इसी तरह ही अब हमने दूसरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट की और उसको सॉल्व किया तो c की वैल्यू हमारे पास -100 आ गई। अब -100 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/100 - x + 1 आ गया, ठीक है। ये था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो मैंने नहीं की, वो आप लोगों ने खुद करनी है। वो सेम एज इट इज़ ये वाली एग्जांपल जो अभी मैंने की है ना, ये वाली एग्जांपल इस तरह की एग्जांपल है, तो आपने वो खुद करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।